Hello students of the class 11th. I again welcome each and every one of the class 11 student on the same platform of the Live Physics VK channel. As you all know that here we are dealing with the chapters जो हम लोग अपने क्लास 11 फिजिक्स के अंदर है एंड रिसेंटली वी आर ऑन द चैप्टर नेम्ड एज द वर्क एनर्जी एंड पावर। तो हम लोगों ने वर्क को तो फिनिश कर लिया था क्विकली, बट एनर्जी को हम लोग पढ़ते आए। तो हमने फर्स्टली काइनेटिक एनर्जी पढ़ा और सेकेंडली पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा। बट पोटेंशियल एनर्जी में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इफ यू रिमेंबर हमने एनर्जीज के कुछ क्लासिफिकेशंस किए थे, लाइक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी जो हमें अपने 11th और 12th के सिलेबस में पढ़ना है। बट ग्रेविटेशन हम लोगों ने पढ़ ली, mgh, वहां से हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ सब कुछ कर लिया। आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना चाहूंगा एंड दैट टॉपिक इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। या मैंने इसके बारे में कहा था कि हम लोग इस पोटेंशियल एनर्जी को पार्ट 2 में पढ़ेंगे जब हम लोग सॉलिड चैप्टर लेके जाएंगे। बट यहां पे मैं आपके साथ पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने जा रहा हूं, बट स्प्रिंग का। हम लोग स्प्रिंग को पोजीशन को चेंज करेंगे, तो इसे हम लोग यहीं पे पढ़ेंगे ओनली फॉर द स्प्रिंग। तो आप बोल सकते हो टॉपिक का नेम पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग, या फिर ऐसे बोलिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग। डन है? तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। आज इसी टॉपिक यानी आज स्प्रिंग को ही डील करेंगे, जितना भी हमें टाइम लगेगा 35, 30, 40 मिनट जो भी हमें लगने वाला है। तो हम लोग अपना सारा वर्क, सारा फोकस केवल आज स्प्रिंग के ऊपर रखेंगे और उन्हीं से रिलेटेड आपको आज असाइनमेंट मिलेगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो यू कैन डाउनलोड द असाइनमेंट। ओके, कुछ सॉल्यूशंस, कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जो आपके लिए बिल्कुल न्यू है, तो प्लीज उनके सॉल्यूशंस वहां पे हैं, एक बार उन्हें चेकआउट कीजिए। इफ यू फाउंड एनी डिफिकल्टी वी विल सॉल्व दैट आउट, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो सबसे पहले मैं आपको स्प्रिंग का काम करने का तरीका समझाता हूं। सो प्लीज पहले एक बार इसे अंडरस्टैंड करना। लेट्स सपोज वी हैव अ रिजिड सरफेस। हमारे पास जो एक सरफेस है वो रिजिड है यानी फिक्स है। ओवर दैट रिजिड सरफेस वी हैव अ बॉडी। हमारे पास एक बॉडी है, ओके, जिसका मास m है। अब हमने बॉडी को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा और एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं, द सरफेस ऑन विच वी हैव प्लेस्ड द बॉडी, दैट सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। मैं यहां पे अब फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं कर रहा हूं। हां, अगर टीचर आपको ये बोलता है या यू हैव टू कंसीडर द फ्रिक्शन, फिर आप मालूम है कि फ्रिक्शन लगा लेंगे बट उसकी डायरेक्शन मोशन के अपोजिट होगी। बट अभी के लिए फ्रिक्शन लेस लेते क्योंकि हमारा फोकस स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट पे। तो अब होगा क्या, हम लोगों ने इस बॉडी को एक स्प्रिंग के साथ कनेक्ट कर दिया, डन दिस वन, और ये हमारी बॉडी की मेन पोजीशन है। इसे हम लोग बुलाएंगे मीन पोजीशन, मीन और अनदर नेम इज यू कैन आल्सो कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, मतलब जहां पे हमारा बॉडी आराम से चुपचाप बैठा हुआ है, ठीक है? तो ऑब्वियसली बात है, हम कहां इसे चुपचाप बैठने देने वाले थे? तो हम लोगों ने क्या किया, नेक्स्ट स्टेज में डायग्राम बॉडी वही है और हम लोगों ने इस बॉडी पे फोर्स लगाया। व्हाट वी हैव डन, वी अप्लाइड द कैपिटल F अमाउंट ऑफ फोर्स। अब जब हम लोगों ने इस बॉडी पे कैपिटल F अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया, तो जो बॉडी मेरी पहले यहां पर था, ठीक है, अब वो बॉडी मेरा शिफ्ट होके यहां पर आ गया। ओके, सो लेट्स सपोज I allow my body to get displaced by the displacement of x, स्प्रिंग। और हमारी स्प्रिंग क्या हो गई है बेटा, हमारी स्प्रिंग स्ट्रेच आउट हो गई है, स्ट्रेच हो गई है वो स्प्रिंग। Am I clear to that? तो हमारी स्प्रिंग पहले ऐसे थी और हम लोग मीन पोजीशन पे थे। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उसके ऊपर फोर्स लगाया और हम लोगों ने उसे स्ट्रेच किया। बाय हाउ मच अमाउंट, बाय लेट्स सपोज x अमाउंट। डन है? तो x अमाउंट तक हम लोगों ने उसे एक्सटेंड किया। तो ये हमारी इनिशियल पोजीशन थी, ये हमारी फाइनल पोजीशन, ओके? और दोनों इनिशियल और फाइनल के बीच का वो डिफरेंस कितना है, x इज द अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब एक्शन को आप लोग समझिए, व्हाट इज दैट एक्शन, दैट कि जब भी आप लोग स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, ये आप लोग जानते हैं कि अगर हम लोग स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तो हमें एक ऐसा फोर्स महसूस होगा जो एग्जैक्टली हमारे वाले फोर्स के बिल्कुल अपोजिट लगेगा।
हमारा फोर्स था आगे की तरफ जो हम लोग लगा रहे थे, तो वो ये वाला फोर्स जो है, द फोर्स दैट वी आर अप्लाइंग, ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है स्प्रिंग के स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्टेड करने में। स्प्रिंग का अपना एक स्ट्रक्चर था पहले चुपचाप जहां पे बैठी थी, तो हमने फोर्स लगा के उसके स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्टेड कर दिया है। दैट्स व्हाई इसे हम लोग आगे जब सॉलिड चैप्टर पढ़ेंगे ना तब देखेंगे, बट अभी मैं आपको बता देता हूं, वी कॉल दिस फोर्स एज अ डीफॉर्मिंग फोर्स। क्या बुलाएंगे इस फोर्स को? डीफॉर्मिंग। वो फोर्स जो स्प्रिंग के स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्टेड कर रहा है, बट परमानेंटली नहीं। अब देखो स्प्रिंग है, स्प्रिंग की क्या है? स्प्रिंग के अंदर इलास्टिसिटी होती है। ओके, इलास्टिक बोलते हैं। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि अगर आपने किसी भी बॉडी के शेप को डिस्टॉर्टेड किया है, आपने उसे खींचा है, तना है, और जैसे ही आप लोग उस खींचने वाले फोर्स को हटा दोगे तो स्प्रिंग वापस से अपने ओरिजिनल पे आ जाएगी। अब ओरिजिनल पे आएगी क्यों, सवाल ये उठता है कि हम लोग तो ओरिजिनल पे नहीं लेके जा रहे स्प्रिंग को। स्प्रिंग अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन यानी इक्विलिब्रियम पे जाने की कोशिश करेगी, तो एक ऐसा फोर्स होगा जो उसे वापस से अपनी ओरिजिनल पे लेके जाएगा, एंड वी विल कॉल दैट फोर्स एज अ रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बुलाओगे उस फोर्स को? रीस्टोरिंग फोर्स। और ये रीस्टोरिंग फोर्स जो बॉडी को फाइनल से वापस इनिशियल में लेके जाएगा, दिस शुड बी न्यूमेरिकली इक्वल टू द डीफॉर्मिंग फोर्स। अगर आप बॉडी को 100% इनिशियल पे लेके जाना चाहते हैं, यानी सीधा सा बात है, इफ दिस इज माय इनिशियल कंडीशन एंड दिस इज माय फाइनल कंडीशन, तो इनिशियल से फाइनल आने में अगर मुझे 10 न्यूटन लगता है, इफ आई हैव टू अप्लाई 10 न्यूटन ऑन द स्प्रिंग टू गो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, तो डेफिनेटली उस फाइनल से एग्जैक्ट वापस इनिशियल पे जाने के लिए मुझे 10 न्यूटन वापस से चाहिए। ओके, ये फोर्स हम लोग नहीं लगा रहे हैं, दिस इज इंटरनल फोर्स, ये उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, उसका शेप, तो वो उसके कारण क्या। अब ये रीस्टोरिंग आया क्यों, इसके बारे में जब हम लोग सॉलिड चैप्टर पढ़ेंगे ना पार्ट 2 में, वहां पे हमारा फोकस पूरा इलास्टिसिटी पे होगा। तो अभी के लिए हम जानते हैं कि स्प्रिंग के अंदर इलास्टिसिटी है, तो बस ये याद रखिए कि स्प्रिंग को वो वापस कौन लेके आएगा, क्या? रीस्टोरिंग फोर्स। ओके, तो रीस्टोरिंग की वजह से आप फाइनल से इनिशियल में आ सकते हैं। सो दस द रीस्टोरिंग फोर्स, ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है Fs, इट इज बीइंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ये हमेशा आपने स्प्रिंग के साथ कितना डिस्प्लेसमेंट किया उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इस लॉ को हम लोग बुलाते हैं हुक्स लॉ। क्या बुलाएंगे आप लोग इसे? हुक्स लॉ। ओके, हुक्स लॉ का मतलब यानी ये बताता है कि रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी स्प्रिंग को जितना ज्यादा खींचते जाओगे तो रीस्टोरिंग फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। जैसे एक इलास्टिक रबड़ को ले लीजिए, आपने रबड़ को थोड़ा सा खींचा एंड यू लेफ्ट इट, तो धीरा ही लगेगा, क्योंकि अगर आपने उसे खींचने में 2 न्यूटन लगाया है तो रीस्टोरिंग भी 2 न्यूटन। तो सीधा सा बात है, ये जो फोर्स है ये रिस्पॉन्सिबल है कि कितना खींचा, और जितना ये फोर्स होगा उतना ही रीस्टोरिंग होगा। तो आप बोल सकते हो रीस्टोरिंग हमेशा रिस्पॉन्सिबल या डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओके, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ करते हैं तो रीस्टोरिंग लेफ्ट की तरफ लगेगा, बट वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट पे कि कितना चेंज किया। अब अगर आप उसी रबड़ को बहुत ज्यादा खींच लेते हो और फिर छोड़िए वन एंड को, आप फील करेंगे कि जब आपके वो हैंड पे स्ट्राइक करेगा ना तो बहुत जोर से लगेगी। क्यों लगेगी? क्यों? क्योंकि आपने उसे बहुत डिस्प्लेस कर दिया। तो जितना ज्यादा डिस्प्लेस किया तो रीस्टोरिंग फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो थोड़ा ही लगेगा। तो इसका मतलब रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो यहां पे एक कांस्टेंट आएगा k, एंड दिस k इज कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट। इस k को क्या बुलाएंगे? स्प्रिंग कांस्टेंट, जो कि डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। वो मटेरियल यानी स्प्रिंग के नेचर पे डिपेंड करेगा, यानी स्प्रिंग के पास कितनी कॉइल्स हैं, वो जो नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, उन कॉइल का विड्थ कितना है। तो इन फ्यूचर जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन में जाएंगे, और बेसिकली हमारी तरह मैकेनिकल इंजीनियर्स को अगर लेते हैं तो जहाँ पे हम फिर मैकेनिकल सिस्टम को जब पढ़ेंगे स्प्रिंग के को, तब हम डिपेंड या हम पढ़ेंगे कि ये जो के है वो किस किस पे डिपेंड करता है।
तो अभी के लिए आपको ओवरव्यू बता देता हूँ, वो डिपेंड करेगा कि आपके कॉइल्स कितने हैं, उस कॉइल की रेडियस कितनी है। ऑब्वियस सी बात है, स्प्रिंग छोटा वाला है, बड़ा वाला कॉइल का रेडियस है। एवरी कॉइल का वो जो वायर जा रहा है उसकी थिकनेस कितनी है ये भी मैटर करता है, एंड एट लास्ट वो किस मटेरियल से बनी है वो भी मैटर करता है। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो वो नेचर ऑफ मटेरियल यानी वो किससे बना है स्प्रिंग उस पर डिपेंड करेगा। तो हमारा रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, -kx। इसे याद रखना है बिकॉज ये जो फॉर्मूला है बेटा अभी नहीं, बट ये फॉर्मूला आपको आपकी 11th क्लास का जो लास्ट चैप्टर होगा, बिल्कुल लास्ट पार्ट 2 में ऑसिलेशन, वहां पे इस फॉर्मूले का आप कह सकते हो मोर देन 50% ऑफ द चैप्टर में यही फॉर्मूला यूज होगा उस चैप्टर में। वो मैं आपको बताता हूं क्यों। ओके, तो आपने क्या लगाया, रीस्टोरिंग फोर्स लगाया। तो जब आप लोगों ने इससे रीस्टोरिंग, आपने तो डीफॉर्मिंग लगाया बट उसकी वजह से रीस्टोरिंग फोर्स लगा फॉर द एक्स डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए इसकी वजह से कितना वर्क डन हुआ, कितनी एनर्जी स्टोर हुई वो पता लगा लेते हैं। सो दस वर्क डन ऑन स्प्रिंग ड्यू टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। ओके, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए कर लेते हैं। ओके, यहां पे एक छोटा सा चीज मैं स्किप कर गया, दैट नेगेटिव साइन। मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज किया तो वो आपको क्लियर हो गया क्यों, क्योंकि हम लोग डिस्प्लेसमेंट कर रहे थे राइट की तरफ फोर्स लगा के, और रिस्टोरिंग का लग रहा है लेफ्ट की तरफ। हाँ, अगर आप इस स्प्रिंग को कंप्रेस करते, आप अगर फोर्स अंदर की तरफ लगाते तो रिस्टोरिंग बाहर की तरफ होता। तो यानी नेगेटिव साइन इंप्लाइज दैट, नेगेटिव साइन इंप्लाइज दैट, क्या इंप्लाई कर रहा है, दैट Fs restoring force and displacement are in opposite direction, कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है और हमारा जो रिस्टोरिंग फोर्स है बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये चीज हमारे पास इंडिकेट हो रही है, इस बात को सब लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप लोग प्लीज इनिशियली सब लोग इस चीज को ध्यान में रखना, और इस चीज को हम लोग फोकसली अपने कॉन्सेप्ट पे रखेंगे। तो आप पता लगाते हैं वर्क डन कितना हुआ, कि भाई स्प्रिंग पे आपने काम किया तो आप लोगों ने कितना वर्क डन किया ये पता लगा लेते हैं, ठीक है। तो चलिए वर्क डन पे काम करना शुरू करते हैं। सो स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हमारे पास क्या आया, F इंटू dx इंटू कॉस थीटा। ओके, F मींस वो फोर्स जो हमने लगाया। देखो वर्क डन कौन कर रहा है, वी आर द वन हु इज डूइंग द वर्क ऑन द स्प्रिंग। हम वो लोग हैं जो स्प्रिंग पे काम कर रहे हैं और F फोर्स लगा के, बट ये जो हमारा फोर्स है डीफॉर्मिंग फोर्स, ये रीस्टोरिंग के एग्जैक्टली इक्वल भी है और अपोजिट भी है। ओके, यानी रीस्टोरिंग फोर्स उतना ही होगा जितना डीफॉर्मिंग है, बट उसके अपोजिट होगा। बट रीस्टोरिंग फोर्स हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग कितना आया था, -kx। तो ये जो -kx है ये रीस्टोरिंग का फॉर्मूला है, और हमारा जो डीफॉर्मिंग फोर्स है वो इसके एग्जैक्टली अपोजिट है। तो डीफॉर्मिंग फोर्स कितना लगा रहे हो आप, kx फोर्स लगा रहे हो। तो ये आप बोल सकते हो अप्लाइड फोर्स का फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला, अप्लाइड फोर्स। कौन लगा रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर लगा रहा है, एक्सटर्नल जो बाहरी वाला बंदा है, हम लगा रहे हैं कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जो स्प्रिंग पे फोर्स लगा रहा है। कितना लगा रहा है, kx, क्योंकि रीस्टोरिंग कितना लग रहा था, -kx। क्लियर है। और तो हम फोर्स kx लगा रहे हैं, तो F मींस फोर्स दैट वी आर अप्लाइंग, dx मींस डिस्प्लेसमेंट, जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं dx जो हम लोगों ने किया, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है भाई, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। ओके, हमारा डिस्प्लेसमेंट राइट है। हम लोग फोर्स कहां लगा रहे हैं, वेयर वी आर अप्लाइंग द फोर्स, सर वो भी राइट हैंड साइड। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी राइट हो रहा है, हमारा फोर्स भी राइट हैंड साइड है, तो यहां पे थीटा कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। तो बताइए आपका स्मॉल वर्क डन क्या हो गया, F इंटू dx cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1, और फोर्स की वैल्यू आपके पास आई चुकी है kx dx। क्लियर। दिस इज द वर्क डन ऑन द स्प्रिंग। स्प्रिंग पे कितना वर्क डन हुआ, कितना काम किया गया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, कितना किया गया,
kx dx. So thus net work done. कितना वर्क किया आपने, कहां से कहां, फ्रॉम xi टू xf, इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक कितना काम किया. तो कितना काम किया, तो क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, इनिशियल से फाइनल तक. क्लियर है. तो हमने पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन निकाल लिया, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे. तो dw क्या था बेटा, kx dx फ्रॉम xi टू xf. तो k क्या है, व्हाट इज k, इट इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट. तो ये तो कांस्टेंट है, बट ये तब तक कांस्टेंट है जब तक नेचर ऑफ मटेरियल सेम है, यानी जब तक स्प्रिंग वही है. जब तक आप स्प्रिंग नहीं बदल देते तब तक k नहीं बदलना. ओके तो ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो जब तक सेम रहेगा जब तक मटेरियल सेम है. जैसे आप लोग 10th क्लास में रेजिस्टिविटी पढ़ते थे ना, तो रेजिस्टिविटी डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल. तो रो की वैल्यू तब तक सेम है जब तक आप एक ही वायर यूज कर रहे हो. लेट सपोज आप कॉपर यूज कर रहे हो, तो जब तक कॉपर है तब तक रो सेम है. बट कॉपर की जगह पे अगर एल्युमिनियम यूज कर लिया तो रेजिस्टिविटी बदल जाएगा. तो ऐसे ही अगर आपने स्प्रिंग का मटेरियल बदल दिया या स्प्रिंग ही बदल दी तो फिर के बदल जाएगा बेटा. ठीक है, तो अभी के लिए तो वही तो स्प्रिंग है, तो आई थिंक के सेम है, तो कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन से बाहर. क्या बच गया, x dx. तो सॉल्व करो. x dx यानी x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, और यहां पे x की पावर कितना है 1, तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या जाएगा, x की पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, x इनिशियल से लेके x फाइनल तक. तो क्या बना, k x स्क्वायर बाय 2, डिवाइड में 2 आ गया ना, उसे मैंने बाहर ले लिया है, फ्रॉम xi टू xf. डन. आप लिमिट सॉल्व करेंगे, और लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं भाई, लिमिट इज ऑलवेज पहले फाइनल लिमिट को रिप्लेस करेंगे, फिर इनिशियल, यानी फाइनल माइनस इनिशियल. तो नेट वर्क डन कितना आया, 1/2k. पहले फाइनल x की जगह पे xf स्क्वायर माइनस xi स्क्वायर. दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन by you. By you means by external factor on the spring. ये वो टोटल वर्क है जो एक्सटर्नल फैक्टर ने स्प्रिंग पे किया. ओके मैंने स्प्रिंग को एक्सटेंड किया तो वहां ले गए, अगर आप कंप्रेस करते हो तो भी वही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, अगर आप xi से xf कंप्रेस कर रहे हो तो आप फोर्स लगाओगे अंदर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो रहा है, अंदर की तरफ, फिर से थीटा 0 डिग्री, और रीस्टोरिंग उस बार लगेगा बाहर की तरफ, फिर वही अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा. और हमारा जो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, वो रीस्टोरिंग के हमेशा इक्वल होता है और अपोजिट होता है. ये तभी होता है जब बॉडी हमेशा इलास्टिक हो. तो मैं यहां लिख देता हूं, फॉर 100% इलास्टिक बॉडी. अगर आपकी बॉडी इलास्टिक है तो, प्लास्टिक नहीं. प्लास्टिक मतलब मालूम है ना, जैसे मान लीजिए आप पेन यूज कर रहे हो, वो जो 3 रुपए वाला पेन है, आपने उसे बेंड कर दिया. अगर फॉर एन एग्जांपल, चेक दिस आउट, आई हैव अ पेन हियर. ठीक है, ओके ये तो यूज नहीं है, खत्म हो चुका है. तो अगर मैं इसे बेंड कर देता हूं, आई एम अप्लाइंग द डीफॉर्मिंग फोर्स, यार एवरीवन देख पा रहे हैं यहां पे, तो बेंड हो गया. अब मैं इसे एक बार लेफ्ट कर देता हूं, छोड़ता हूं. ओके इट इज कमिंग बैक, ये आ रहा है, मैंने इतना बेंड किया था, जैसे मैंने छोड़ा तो देखो वापस आ रहा है. आप ट्राई करके देख सकते हैं. अब ये वापस आ रहा है, बट 5 मिनट 10 मिनट के बाद भी अगर हम लोग इसे देखें, अब ये 100% वापस नहीं आया. तो इसका मतलब अगर मैंने इसे डीफॉर्म करने में 10 न्यूटन लगाया तो रीस्टोर करने में 10 न्यूटन नहीं लगा, उससे कम लगा. अगर मॉलिक्यूल भी वापस रीस्टोरिंग 10 न्यूटन लगा देते तो बॉडी 100% वहीं पे आ जाती जहां से शुरू हुई थी, बट ऐसा नहीं हुआ. तो प्लास्टिक बॉडी कभी भी ओरिजिनल पे नहीं आ पाती है. तो इसका मतलब प्लास्टिक बॉडी में जितना आपने लगाया, रीस्टोरिंग हमेशा उससे कम ही रहता है. तो उस केस में दोनों इक्वल नहीं हो सकते. हाँ डायरेक्शन वाइज आपके अपोजिट होगा, अगर आप डीफॉर्मिंग ऐसे कर रहे हो तो रीस्टोरिंग आपको उल्टा लेके जाएगा, बट इक्वल नहीं होगा. बट अगर आपके पास कोई इलास्टिक बॉडी है, 100% इलास्टिक बॉडी है, तो उस केस में होगा. और विद दैट पॉइंट आपने टोटल वर्क डन कितना किया, वी डन दी दैट मच अमाउंट ऑफ वर्क डन. तो इंटीग्रेशन फॉर्मूला यार मैं रब कर रहा हूं. ठीक है, तो अगर हम लोगों ने इतना वर्क डन किया है, सो दस
potential energy stored in spring, energy stored in spring। भाई देखो, वर्क किसने किया? आपने किया। किस पर वर्क किया? स्प्रिंग पर वर्क किया। तो डेफिनेटली आपने अपनी मैकेनिकल एनर्जी खर्च की ना, तो उसमें कुछ ताकत तो लगाई। अब सवाल उठता है कि आपकी ताकत गई कहां? तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जो हमने वर्क किया, ये हमने वर्क किया, तो ये कहां गया? ये स्प्रिंग में स्टोर हो गया। किसकी फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। पोटेंशियल क्यों? क्योंकि हम स्प्रिंग की पोजीशन बदल रहे हैं। क्या बदल रहे हैं? पोजीशन बदल रहे हैं, इसलिए। तो आपके पास क्या आया यहां से? आपके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल U, जो कि किसके बराबर होगा? वर्क डन के बराबर। यानी जितना काम करोगे उतनी ही तो एनर्जी स्टोर होगी। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के xf स्क्वायर माइनस xi स्क्वायर। क्लियर एवरीवन? डन है? सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। आई होप, एम आई क्लियर? स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट अलोंग विद द टोटल वर्क। डन है बेटा? प्लीज एक बार इसे रिवाइंड करके देखिए अगर कोई डाउट है, अदरवाइज भी अगर कोई है प्लीज लेट मी नो। नाउ अब इसको थोड़ा सा और वैरायटी में लेके आते हैं और चलिए काम करना शुरू करते हैं थोड़ा सा। तो हमारे पास हमारी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ चुका है। ओके, मैं अब ये सब रब कर रहा हूं। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर हुआ? द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ के फाइनल पोजीशन का स्क्वायर माइनस इनिशियल पोजीशन का स्क्वायर। डन? नाउ वी विल एज्यूम, हम एक कंडीशन बनाएंगे। देखो ये फॉर्मूला वैसा ही आया जैसे काइनेटिक एनर्जी का आया था। अगर मैं साइड में लिखूं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था? हाफ m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। ऐसा ही है ना? हाफ k, बस वहां पे मास फैक्टर था, यहां पे वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग फैक्टर है। ओके, फाइनल पोजीशन का स्क्वायर माइनस इनिशियल पोजीशन, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है तो पोजीशन आई, और ये काइनेटिक एनर्जी थी तो वेलोसिटी आई। तो एक तरीके से मैं कहता हूं ये याद करने में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको स्प्रिंग को लेके कि इसमें सिमिलैरिटी बहुत है। फाइनल पोजीशन का स्क्वायर माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल। अब आपको याद है तो हम लोगों ने इसमें एक पर्टिकुलर केस बनाया था, और वो केस क्या था? इफ u0, मतलब इनिशियल जहां से शुरू कर रहे हो वो वेलोसिटी अगर जीरो हो जाए तो हमारा फाइनल फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का एक जनरल फॉर्मूला बन जाता है हाफ mv² बनता है। ऐसे ही हम लोग यहां पे करेंगे, इफ स्प्रिंग इज इनिशियली एट इक्विलिब्रियम, ये मान के चलते हैं कि स्प्रिंग इनिशियली इक्विलिब्रियम पे था। ओके, हम लोगों ने तो कोई भी दो पोजीशन रखी। हाँ, अब आ जाओ अपने डायग्राम पे वापस। हमने इस पॉइंट को मीन माना था। मीन माने इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम माने वो पॉइंट जहां पे स्प्रिंग शांति से बैठ रही है, चुपचाप बस शांति से, कोई हलचल नहीं। तो अगर उस पॉइंट पे स्प्रिंग शांति से बैठा हुआ है तो इसका मतलब वहीं से हमारा चीज शुरू होगा, जो भी होगा। और जहां से हम लोग अपने आप को शुरू करते हैं पोजीशन वाइज, वही हमारा ओरिजिन कहलाता है। तो अगर हम लोग स्प्रिंग को इक्विलिब्रियम से स्टार्ट करें, यानी ओरिजिन से स्टार्ट करें, तो इनिशियल पोजीशन जीरो मानी जाएगी। ओके, और अगर ऐसा है तो आपका u का फॉर्मूला क्या बनेगा? हाफ के xf²। देन xf को हम लोग x के इक्वल ले लेते हैं, ठीक है? क्योंकि जब आपका xi जीरो हो चुका है तो फाइनल को x ही लिख देते हैं। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग का जर्नल फॉर्मूला क्या बना? हाफ के x², where k stands for the spring constant और x का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। बट ये x रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, इट रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट इन स्प्रिंग, बट कहां से? फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये बात और ये पॉइंट प्लीज आप लोग पकड़ के रखेंगे। ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से पिक किया गया है। तो इक्विलिब्रियम से कितना किया? x किया, क्योंकि स्टार्टिंग जीरो ही था, ठीक है? तो जो फाइनल पोजीशन होगी वही हमारा x होगा, जैसे यहां पे था। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², ये तभी लगा सकते हैं जब हमारा इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो। अब
सम ऑफ द न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जिसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है, गिवन लिखा होता है, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट। बट कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जिसमें नहीं लिखा होता है। तो मैंने वहां पे बताया था कि अगर ऐसा लिखा नहीं है कि कहां से स्टार्ट हुआ, सो इन दैट केस आप अपनी इनिशियल जीरो लेके चल सकते हो। सेम लॉजिक और सेम वैरायटी यहाँ पे स्ट्राइक डाउन करती है कि अगर हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन गिवन है तब तो यही जाएंगे जैसे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी गिवन है। बट अगर हमें ये नहीं बोला हुआ कि हम इक्विलिब्रियम से शुरू हो रहे हैं, ओरिजिन से शुरू हो रहे हैं, हम रेस्ट से शुरू हो रहे हैं, यहां से हमारा इक्विलिब्रियम, अगर ऐसा नहीं बोला है, सो इन दैट केस जैसे यहां पे लिया था, आप बाय डिफॉल्ट ये मान के चलेंगे कि हाँ भाई स्प्रिंग ओरिजिन यानी इक्विलिब्रियम से शुरू हो रहा होगा। गॉट दैट पॉइंट? सो प्लीज आफ्टर दैट डेरिवेशन प्लीज नोट इट डाउन दिस। उस डेरिवेशन को यहां तक था बेटा, ये वाला पॉइंट भी है। आफ्टर दैट पॉइंट आप लोग ये कंडीशन भी लिख लेंगे। क्लियर है? सो दिस इज द होल पार्ट जो हमें स्प्रिंग के बारे में पढ़ना था। ओके, नोट इट डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो प्लीज। ओके, नाउ वी स्टडीड एवरीथिंग अबाउट द स्प्रिंग जो हमारे एनसीईआरटी में है। तो अब बोलूं ना एनसीईआरटी का कंटेंट, वो तो हो गया बेटा। अब बात कर देता हूं मैं आपकी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू की। तो यानी एक छोटा सा टॉपिक है, देखो अब तक जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था ना, वही टॉपिक कंपटीशन के होते थे। तो हम जो अब तक पढ़ते आए, तो मैंने आपको हमेशा एनसीईआरटी से बियॉन्ड ही लेके जाने की कोशिश की है। तो अब जो मैं आपके साथ टॉपिक ले रहा हूं वो एनसीईआरटी से बियॉन्ड ही जाएगा फिर से, जो आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। बट वो पॉइंट क्या है उसे एक बार समझते हैं, ठीक है? तो हमारी बॉडी यहाँ पे है, ये हमारा बॉडी है, ये हमारा स्प्रिंग है। तो ये कौन सा पोजीशन हुआ? दिस इज आवर मीन पोजीशन। तो हम अपनी स्प्रिंग को कहां से शुरू कर रहे हैं भाई? मीन से, यानी xi 0 है, ठीक है? ओके, मैं इसको शिफ्ट करता ले गया और मैं इसको शिफ्ट करके ले गया इस फाइनल पॉइंट तक। कहां तक? फाइनल। इससे आगे नहीं लेके जा सकता। ये तो आप जानते हैं ना, जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो तो उसकी स्ट्रेचिंग की एक लिमिट होती है, उसके बाद नहीं हो सकता है, फिर वो सीधा ही हो जाता है बिल्कुल। तो ये पॉइंट और ये पोजीशन कहलाएगी हमारी एक्सट्रीम पोजीशन। क्या कहलाएगी? एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम, कितना हो सकता है, ओके? और एक्सट्रीम पोजीशन के डिस्प्लेसमेंट को xm से देंगे। xm का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना जा सकते हो, मैक्सिमम, बस इससे ज्यादा नहीं, ठीक है? तो ये मैक्सिमम कहां तक हुआ? जब आप लोग स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो। अब ऐसे ही अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस करें, क्या करें? स्प्रिंग को कंप्रेस करें। तो अगर मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करता हूं तो कंप्रेशन की भी एक लिमिट होती है। तो वो जो कंप्रेशन होगी ये भी हमारी कहलाएगी एक्सट्रीम पोजीशन। ये भी क्या कहलाएगी? एक्सट्रीम पोजीशन। बट ये एक्सट्रीम पोजीशन है कंप्रेशन की। ये किसकी एक्सट्रीम पोजीशन है? जब आप उसे कंप्रेस कर रहे हो। ये एक्सट्रीम पोजीशन किसकी है? जब आप उसे एक्सपेंड कर रहे हो, एक्सपेंशन, ओके? तो अगर हमने एक्सपेंशन के डिस्प्लेसमेंट को xm माना है तो कंप्रेशन के डिस्प्लेसमेंट को ये भी xm ही होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट माइनस xm कंसीडर किया जाएगा, जहां पे माइनस साइन इंडिकेट करेगा कि इस बार आपका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो आपके लेफ्ट मतलब अपोजिट साइड में। ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे। सॉरी, डायग्राम में ये स्पेस थोड़ा सा कम था, तो इस वजह से शायद आपको देखने में नहीं लग रहे होंगे। तो चलो एक बार कर ही लेते हैं, ठीक है? एक बार तो कंफ्यूज वरना आप लोग बाद में पॉइंट यही बन जाता, सर दिख तो रहा नहीं था। चलिए एक बार कर लेते हैं। तो इतना है तो अप्रॉक्स इतना ही होगा, ठीक है? यार स्केल लेके नहीं बना रहा हूं तो कोई नापने की कोशिश मत करना है, ओके? तो दिस इज आवर एक्सट्रीम पॉइंट। क्लियर है? तो अब हम इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो एक बार प्रैक्टिकल वर्क करना, क्योंकि अब है ना कहीं हम स्प्रिंग की क्या कर रहे थे? पोजीशन चेंज कर रहे थे। बट अब तक तो हमारा फोकस उसकी पोजीशन चेंज पे था। जैसे जब हम लोगों ने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की तो हम बॉडी को A से B लाए, B से C लाए। तो जब हम लोग बॉडी को ऊपर से नीचे ला रहे थे तो हम लोग उसका केवल पोजीशन को देख के पोटेंशियल एनर्जी निकाला। बट जब हम लोग टोटल एनर्जी में गए, जब हम रियल लाइफ में गए, तो देखा जब बॉडी A से नीचे आई B पर, तो उसने उस दौरान कुछ ना कुछ वेलोसिटी अटेन की। तो उसके पास काइनेटिक भी थी और पोटेंशियल।
अब आइए स्प्रिंग के ऊपर। मान लीजिए आपकी स्प्रिंग पहले यहाँ पे थी, ठीक है, तो मीन पोजीशन पे थी, आप उसे खींच के ले गए एक्सट्रीम पोजीशन पर और आपने उसे छोड़ दिया। तो डेफिनेटली जब आप उसे एक्सट्रीम पोजीशन पे छोड़ देते हो तो वो वापस कहां जाने की कोशिश करेगी, मीन पे जाने की कोशिश करेगी, बिकॉज ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। और इसी रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से जब आप मीन पे जाओगे, मानी एक्सट्रीम से मीन की तरफ, ड्यूरिंग दैट मूवमेंट आपकी जो बॉडी है, आपका जो स्प्रिंग है जिसके साथ वो बॉडी कनेक्टेड है, वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी अटेन कर लेगा। क्या करेगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी अटेन करेगा। तो यानी सीधी सी बात है, जब आप उसे यहां से छोड़ेंगे तो वो मीन तक जाएगा, बट वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी अटेन करेगा। बट सिंस वो मोशन में आ चुका है, सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन वो स्प्रिंग मीन पोजीशन पे रुकने के बजाय आपके एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ चली जाएगी, है ना। आपने छोड़ा और एक्सट्रीम यहां पे रुकना चाहिए था, बट वो मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से एक्सट्रीम लेफ्ट चली गई। फिर वापस से रीस्टोरिंग इसे कहां लेके आने की कोशिश करेगा, मीन पे लाने की कोशिश करेगा, और वो फिर से मीन पे आएगी, बट फिर से मोशन की वजह से इधर चली जाएगी। यानी हमारी स्प्रिंग वाइब्रेट करती रहेगी, और इसी वाइब्रेशन को कौन सा मोशन बुलाएंगे, ऑसिलेशन मोशन बुलाएंगे। और ये ऑसिलेशन मोशन पार्ट 2 के लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो डेफिनेटली स्प्रिंग एक तरीके से ऑसिलेशन मोशन दिखाती है। ऑसिलेशन मतलब जैसे एक पेंडुलम होता है ना, किसी भी पॉइंट के कभी लेफ्ट में कभी राइट में, ऐसे ये भी तो ऐसे ही हो रही है पेंडुलम की तरह। हाँ, हमने सरफेस फ्रिक्शन लेस लिया था, तो आप ये अवॉइड करते हैं यार सर कोई एनर्जी लॉस हो रही है, तो वो चीजें हम लोग अवॉइड करके चल रहे हैं। तो इसका मतलब जितना लेफ्ट गया उतना राइट, और ये चीज चलता रहेगा ऑसिलेटिंग। अगर कोई फोर्स आपको अपोज करने वाला नहीं है, आपकी एनर्जी अगर लॉस नहीं हो रही है, तो फिर ये चलता ही रहेगा। बट रियल लाइफ में नहीं होता, तो थोड़ी देर के बाद स्प्रिंग भी रुक जाती है, पेंडुलम को भी अगर एयर में करते हैं तो रुक जाता है, तो ऑसिलेशन है। तो मैं आज आपको ऑसिलेशन तो नहीं बता रहा, बट मैं आज आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्प्रिंग की वो वेलोसिटी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। तो चलिए हमारे पेंडुलम को, सॉरी हमारे स्प्रिंग को पढ़ते हैं कहां पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे पढ़ते हैं। लेट अस स्टडी दिस एट एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, सो एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो xn के बराबर है। ओके, राइट साइड में ले लेते हैं, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, यही होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, हाफ के एक्स एम स्क्वायर। और एक्सट्रीम पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो। एक्सट्रीम का मतलब उससे आगे नहीं जा सकते, तो अगर आप उससे आगे जा ही नहीं सकते, आपको अब वापस आना है, तो डेफिनेटली जब आप मोशन में जा रहे हो, देखो मैं मोशन में चल रहा हूं और इस पॉइंट के बाद मुझे बैक होना है, आई हैव टू बैक माई सेल्फ। तो जिस पॉइंट के बाद मुझे बैक होना है, तो मुझे उस पॉइंट पे पहले अपने फॉरवर्ड की वेलोसिटी को जीरो करना पड़ेगा। वी हैव टू डू द वेलोसिटी एज जीरो, जीरो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की वेलोसिटी अगर जीरो होगी, तभी तो हम लोग वहां से पीछे की तरफ शिफ्ट होने वाले हैं और पीछे की तरफ शिफ्ट होंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट, आप अगर एक्सट्रीम पॉइंट पे हैं, तो एक्सट्रीम पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी कितनी जाने वाली है, जीरो। एट एक्सट्रीम पॉइंट योर वेलोसिटी इज जीरो। तो अगर एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है, तो एक्सट्रीम पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि जीरो। तो बताइए एट एक्सट्रीम टोटल एनर्जी कितनी हो गई, सो टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो व्हाट इज द टोटल एनर्जी इन द स्प्रिंग, हाफ के एक्स एम स्क्वायर। तो हमारे स्प्रिंग के पास टोटल एनर्जी कितनी है, जब वो एक्सट्रीम पे हो, पर कितनी है, हाफ के एक्स एम स्क्वायर। डन है। अब आ जाते हैं एट एनी पॉइंट, अब आ जाते हैं किसी भी पॉइंट पे। मान लीजिए मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूं, एक ऐसा पॉइंट जिसका डिस्प्लेसमेंट x है, मतलब एक ऐसा पॉइंट ले लेते हैं जो ना तो मीन पे है ना एक्सट्रीम पे है, मीन और एक्सट्रीम पे कहीं इन बिटवीन है। तो मतलब आप बोल सकते हो इन बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम, मीन और एक्सट्रीम के बीच में कहीं पे हम लोगों ने उस पॉइंट को ले लिया है। ठीक है, तो बताइए उस पॉइंट पे आपके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी, होगी सर। मान लेते हैं उस पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी v है,
और उस पॉइंट का हमारे पास कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट तो है मीन पोजीशन से, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर। यार ये वैसा ही तो है जैसा हम लोग वहां पे पढ़ रहे थे, कहां पे, जो हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ के आए थे, पोटेंशियल की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। भाई जब हम टॉप पे थे, एक्सट्रीम पे थे, वहां पे हमारे पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, यानी वहां पे हमारे पास सारी जो भी एनर्जी थी वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी थी, तो हमारी टोटल एनर्जी वही mgh आती थी, यहाँ पे हाफ के xm, मैक्सिमम कितना हो। ओके, अब हम कहीं बीच में आ गए, जैसे वो B वाला पॉइंट आया था ना, A B C में B वाला पॉइंट, B वाला पॉइंट वो पॉइंट था जहां पे आपके पास काइनेटिक भी थी और आपके पास पोटेंशियल भी थी। अगर हम उस डायग्राम में देखें बॉडी में A B C, उस पॉइंट पे बॉडी में कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी है और ग्राउंड से हाइट भी है, तो ये वाला पॉइंट भी वैसा ही है, इसका मीन पोजीशन से कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी है और यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी हुई भाई, टोटल एनर्जी फिर से क्या, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। सो दिस इज दी टोटल एनर्जी हमारी किसी भी पॉइंट के ऊपर। सो दिस इज योर टोटल एनर्जी एट दैट पॉइंट, तो ये वो टोटल एनर्जी है एक्सट्रीम पे, ये टोटल एनर्जी है एट एनी पॉइंट, बट ऑल यू नो दैट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, so what is the law of conservation of energy says कि total energy is always constant, मतलब जितना टोटल एनर्जी एक्सट्रीम पॉइंट पे था उतना ही टोटल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे होना चाहिए और उतना ही टोटल एनर्जी मीन पे होना चाहिए, तो इसका मतलब जितनी टोटल एनर्जी एक्सट्रीम पे थी उतनी ही किसी भी पॉइंट पे होनी चाहिए, तो दोनों इक्वल होने चाहिए, और अगर दोनों को इक्वल करते हैं तो क्या आया आपके पास, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर is equal to half k xm square, xm means maximum कितना डिस्प्लेसमेंट है एक्सट्रीम का, तो हाफ सबका कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, mv स्क्वायर is equal to k xm स्क्वायर माइनस k x स्क्वायर। ओके, तो मैं एक बार इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये आया, तो यहां से v स्क्वायर is equal to क्या आया बेटा, k कॉमन, क्या बचा ब्रैकेट में, एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, और v का फॉर्मूला रूट ओवर k बाय m एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ स्प्रिंग एट एनी पॉइंट। ये आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर स्प्रिंग का कोई कॉन्सेप्ट और ऐसा न्यूमेरिकल मिल जाता है कि किसी भी पॉइंट पे आप इतना डिस्टेंस दूर हो, मीन पोजीशन से आप इतना डिस्टेंस दूर हो, तो अगर आप स्प्रिंग को एक्सट्रीम से छोड़ देते हो तो उस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होगी, ये हम लोगों ने कैलकुलेट करें, तो ये वेलोसिटी आई किसके लिए, एट एनी पॉइंट, तो आप आ जाओ एट मीन पॉइंट, बताओ मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन क्या होती है, मीन पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, x जीरो हो जाता है, तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वेलोसिटी एट मीन पोजीशन कितनी होगी, रूट ओवर k बाय m x m का स्क्वायर, जो कि मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि इस वेलोसिटी में xm में से x स्क्वायर माइनस हो रहा था, कुछ ना कुछ माइनस हो रहा था, यहां पे वो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब ये आपका सबसे मैक्सिमम है, तो यानी मीन पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी हमेशा मैक्सिमम होगी, और अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स होगा। ऑन द अदर साइड एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी मिनिमम यानी जीरो होगी, तो यानी यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन, यानी अगर आप एक्सट्रीम पे हो तो आपके पास सारी एनर्जी किसकी फॉर्म में है, आपके पास सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, काइनेटिक है ही नहीं। अगर आप मीन पोजीशन पे आ गए तो जो सारी पोटेंशियल एनर्जी थी ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे पोजीशन जीरो हो चुका है। अगर बीच में कहीं पे हो तो वहां पे काइनेटिक भी होगी और पोटेंशियल भी होगी, काइनेटिक कितनी होगी, हाफ mv स्क्वायर, और वहां पे वेलोसिटी कितनी होगी एट एनी पॉइंट, यहां से निकाल सकते हैं, पोटेंशियल कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, उसकी पोजीशन की होगी, डन।
So this is been an extra topic और an important जो आप इसे लिखना चाहो for the competition behalf of you, जो बहुत ज़्यादातर स्पेशली IIT JEE मेन में इसी से रखा जाता है ज़्यादातर स्पेशली, बट नीट और ऑब्वियसली बात हम लोग सभी लेके चलेंगे क्योंकि कंपटीशन का कोई लिमिटेड प्रायोरिटी नहीं होता कि ये वाला आएगा ये वाला नहीं आएगा। अगर आपका लॉजिक क्लियर है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। एट द एंड एज यू ऑल नो दैट कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने हमें एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के बारे में बात की गई है। तो सीधा सा अगर मैं आपसे बस एक ओवरव्यू में बात करूं तो होपफुली आप लोगों ने सबने देख लिया है, ग्रुप में आपके पास वो YouTube का लिंक और आपको YouTube पे बहुत सारी चीज मिल जाएंगी, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा। बस केवल एक सीधा सा पॉइंट है कि जो फ्यूचर का एजुकेशन सिस्टम जिसको हम लोग प्लान कर रहे हैं, इन दैट एजुकेशन सिस्टम व्हाट इज द मेन प्रायोरिटी, फोकस कहाँ है? फोकस कहाँ है? फोकस है अंडरस्टैंडिंग में, फोकस है समझने में, कि आप चीजों को समझिए, आप चीजों को रटिए मत। ओके हाँ, वो अलग बात है कि समझने के लिए थोड़ा सिलेबस में रिडक्शन होगा, तो जब फ्यूचर में कभी भी आपके 12th में आए या फिर बाद में कभी भी एजुकेशन सिस्टम जब भी ये प्लांट होगा, जब भी ये इम्प्लांट होने वाला है बच्चों पे, तब की तब देखी जाएगी। बट उनका मेन मोटो है कि बच्चा समझ के काम करे ताकि अपने लाइफ में, करियर में टॉपिक्स को रटे ना, अंडरस्टैंड करे। और ये चीज मैं आप लोगों के साथ स्टार्टिंग से आइदर 11, 12, 10th में भी जितना हम पढ़े, तो हमेशा मेरा आप लोगों के साथ मोटो यही रहा है कि आप टॉपिक को समझिए कि अगर आपने किसी स्टेप के बाद किसी स्टेप को किया है तो व्हाई यू आर बीइंग अप्लाइंग। आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हुआ, आपने उस चीज को देखा है? क्या हमने स्प्रिंग को ऐसे करते देखा है? क्या हमने स्प्रिंग को ये देखा कि हमने छोड़ा तो वो वापस ओरिजिनल पे जाने की कोशिश करती? यस, वी सीन दैट। यही हमारा प्रैक्टिकल लाइफ के साथ फिजिक्स को जोड़ता है। और फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाटएवर बी द कांसेप्ट दैट वी आर डीलिंग विद आवर डेली लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ, क्योंकि ये फिजिक्स है। फिजिक्स द सब्जेक्ट व्हिच रिलेट विद द फिजिकल वर्ल्ड, जो आपके सराउंडिंग में रियल एग्जिस्टिंग वर्ल्ड है उसके साथ जो सब्जेक्ट रिलेट कर रहा है वो फिजिक्स है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर सब्जेक्ट, वो भी आपके साथ रिलेट करते हैं, मैं बस इसी की बात कर रहा हूं। तो इसलिए मेरा आपसे हमेशा स्टार्टिंग से जब भी मैं आपको कोई चीज पढ़ाता हूं तो मैं आपको ये कोशिश करता हूं कि लेट अस बी एक्सप्लेनेटरी, उसे एक्सप्लेन करने की आदत डालो, उसे समझाने की आदत डालो, उसे डिस्क्रिप्शन में डालो, उसके लॉजिक्स को समझो, कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर आप उसका लॉजिक समझ गए तो उससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आप लेफ्ट नहीं कर पाएंगे। सो विद दैट नोट, अगर आप इस स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, जो हमने पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाला और फिर हम लोगों ने वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट, अगर आप ये समझ गए हैं तो होपफुली यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग द न्यूमेरिकल दैट इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, यू कैन डाउनलोड दी न्यूमेरिकल और दी असाइनमेंट फ्रॉम देयर, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है, मैं ये नहीं कहता फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे हो जाते हैं, बट अगर फिर भी कोई डाउट है, सो वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। ओके, सो विद दैट नोट, प्लीज कंप्लीट दिस कॉन्सेप्ट, प्लीज कंप्लीट दिस पार्ट, ये सारा चीज नोटेड डाउन कीजिए। अगर कोई क्वेरी है, प्लीज फॉरवर्ड दैट क्वेरी टू मी। थैंक यू वेरी मच।